Be in single phase. Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Jharkhand would be in two phases. Date of poll would be on 13th November and on 20th November. Date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी चुनावी शंखनाद की। जी हां, विधानसभा चुनावों के ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों का ऐलान हो गया है। इस बार जो चुनाव होने हैं उसमें बदले हुए समीकरण होंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार चेहरे तो पुराने हैं लेकिन दल नए हैं, क्योंकि चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। और इस बदले हुए चुनावी समीकरण में महाराष्ट्र की जनता किसे वोट देती है? एकनाथ शिंदे रिपीट होंगे या फिर उद्धव ठाकरे पर दांव लगाएगी महाराष्ट्र की जनता? बाला साहेब ठाकरे की विरासत किसके हाथ होगी? इस बार महाराष्ट्र का विधानसभा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को एक चरण में पूरे राज्य में वोटिंग होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कैसे समीकरण बदले हैं? हेमंत सोरेन जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, वापस जेल से आए हैं। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बने, क्या वो बीजेपी के पाले में चले जाएंगे? आज बात इसकी भी होगी कि झारखंड में क्या इस बार सत्ता बदलने वाली है। और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण समीकरण यूपी का। यूपी में क्या बाबा के बुलडोजर वाला दम दिखेगा? क्योंकि वहां उपचुनाव के लिए ऐलान हो चुका है। 9 सीटों पर 13 तारीख को वोटिंग होनी है। ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश के, और इनके लिए सारी जोर आजमाइश है। योगी आदित्यनाथ, क्या यूपी के बुलडोजर पर जनता वोट डालेगी? क्या एनकाउंटर का मुद्दा भी गर्माता रहेगा, या फिर जाति जाति का शोर जो अखिलेश यादव की तरफ से आता है उस पर वोट पड़ेंगे? यह भी देखना होगा, क्योंकि तारीखों का तो ऐलान हो गया। अब जनता की वोटिंग की बारी है। किसके साथ जा रही है जनता? यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। महाराष्ट्र का चुनावी शंखनाद, झारखंड में भी बजा चुनावी बिगुल। योगी वर्सेस अखिलेश, तारीख तय। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में होने वाले चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हैं। इन सब के बीच विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज हो गया। Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24. Jharkhand would be in two phases. Date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11. Milkipur also is under election. So let me say it that way. जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। महाराष्ट्र हो या झारखंड, चुनाव महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि राज्यों में पुराने चेहरे हैं लेकिन दल नए हैं। गठबंधन का गणित पूरी तरह बदल गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा जब दो शिवसेना मैदान में होंगी। एक को बीजेपी का समर्थन है तो वहीं दूसरे की ताकत महाविकास आघाड़ी है। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। ये चुनाव का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी महाविकास आघाड़ी की है। हम महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। उधर झारखंड की राजनीति में इतने फेरबदल हुए कि सियासी पारा हाय है। बांग्लादेशी घुसपैठ हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा, 1932 आधारित स्थानीय नीति हो, मुद्दे ऐसे हैं जो सिर चढ़कर बोल रहे हैं। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। उधर यूपी के उपचुनाव का बिगुल भी बज गया है। योगी वर्सेस अखिलेश यूपी में फिर से होने वाला है। 10 सीटों में से 9 पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक मिल्कीपुर छोड़कर बाकी 9 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी में बाबा का बुलडोजर गरजेगा या फिर एनकाउंटर का मुद्दा हावी रहेगा? जाति जाति का शोर भी चुनाव में सुनाई देगा।
लीक और हिंसा पर भी वोट पड़ेंगे। एक संवैधानिक संस्था है राजस्थान लोक सेवा आयोग। उस संवैधानिक संस्था को भंग किया जाना संभव नहीं है, पर इसमें जो आप देखा होगा, दो उस लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका आज जेल के सीखचों के पीछे हैं। 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां देंगे और इस वर्ष में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे। तो इस वर्ष जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा था, उसको 1 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां देने का काम आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कर रही है और आने वाले दिनों में और भर्तियां निकालकर इसको पूरी तरह करने वाली है। देखना यह है कि महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव में जनता किसको हार पहनाती है और किसको सिंहासन से उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव पर बात करूं उससे पहले आपको बताती हूं 2019 की तस्वीर कैसी थी महाराष्ट्र की विधानसभा की, क्योंकि तब से बहुत कुछ बदल गया है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि बीजेपी के पास 2019 में, और ये तब था जब ना शिवसेना बटी थी ना एनसीपी बटी थी, बीजेपी के पास 105 सीटें आई थी, शिवसेना के पास 56 सीटें आई थी, गठबंधन था। कांग्रेस के पास 44, एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी के पास 54 सीटें थी, अन्य के पास 29 सीटें थी। ये महाराष्ट्र की सीट शेयर आप देख रहे हैं 2019 का। उसके बाद समीकरण बदल गए। वोट शेयर देख लीजिए, बीजेपी के पास 25% के करीब, शिवसेना के पास 16%, कांग्रेस के पास 15%, एनसीपी के पास तकरीबन 16% वोट शेयर है और अन्य के पास 25%। यह महाराष्ट्र की तस्वीर है। उसके बाद पार्टियां टूटी हैं और वो वोट शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे लेकर बहुत से रणनीतिकार भी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में झारखंड की भी तस्वीर एक बार आपको दिखा देती हूं। 2019 के नतीजे कैसे थे? जेएमएम के पास 30 सीटें गई थी, बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास आप सीटें देख रहे हैं, आजसू, आरजेडी। वहां पर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ने मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद हेमंत सोरेन जेल गए, जेल भ्रष्टाचार का मामला चला, वापस आए, चंपई सोरेन भी पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए। अब क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। यूपी की 9 जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है उन पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले बता दूं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, हमारे साथ तनुज खत्री हैं प्रवक्ता हैं जेएमएम के, और तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ जी मुझे यह बताइए, हरियाणा के बाद कहा जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। बीजेपी उम्मीद कर रही है महाराष्ट्र भी आ जाए पाले में, झारखंड भी, और ये उपचुनावों में तो योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि सारी की सारी सीटें हमारी। सिद्धार्थ जी देखिए, निश्चित रूप से सुचरिता जी, क्योंकि हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं मानता हूं कि वो किसी भी पार्टी के लिए उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए प्लीज। आ रही है। मेरी आवाज थोड़ी सी एको है, अगर उसको ठीक करवा सके तो। जी जी ठीक कराते हैं सिद्धार्थ जी। भी नहीं चल सकती, और अगर लोगों के बीच में जाकर के झूठ, प्रपंच, षड्यंत्र से अगर उनके वोटों को हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाएगा, तो फिर प्रदेश की जनता, देश की जनता अब बाहर का रास्ता ऐसे नेताओं को और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को दिखाने का काम करेगी। ये हरियाणा के चुनावों का नतीजा बताता है। अब इस कॉन्फिडेंस के साथ तो हम हमेशा से ही अपने आप को रखते थे, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हम हमेशा से विश्वास करते रहे कि हम कहीं ना कहीं अपनी इस बात को आगे बढ़ाएं कि देश के अंदर एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश के अंदर हम चला सकें और अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम आगे लेके जा सकें। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव, आप देखिएगा कि फिर से जो वहां की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी और झूठ और प्रपंच की इस विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त करने का काम करेगी। ये नवंबर के जब 23 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे तो यही परिणाम आपके सामने होंगे। आप ये कह रहे हैं कि परिणाम बदले हुए आएंगे तब से अब तक, 2019 से अब तक। मैं एक बार जरा पहले किशोर जी के पास जा रही हूं। किशोर जी, 2019 से अब तक बहुत कुछ बदल गया, पार्टियां बदल गई हैं,
आप जैसे नेता उद्धव ठाकरे के साथ हैं, बहुत से नेता उनका पाला छोड़कर चले गए हैं। महाराष्ट्र में सियासत बदल गई। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम रियल शिवसेना है। इस बार आपको लग रहा है 2024 में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो रियल लिटमस टेस्ट होगा कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत किसके साथ है? बहुत अच्छी बात की सुचरिता कि ये बात तो तय हो जाएगी कि असली शिवसेना कौन है। जो लोगों ने पाला बदलकर दूसरी पार्टियां दूसरी ओर चले गए वो ठीक है, या उद्धव ठाकरे के विरासत में जो शिवसेना है वो ठीक है। और सिद्धार्थ तो इलेक्शन का भाषण ही देने लगे थे। आपको मालूम नहीं, महाराष्ट्र में जैसा हरियाणा में हुआ, लोकसभा के चुनाव में 5 सांसद आए थे और विधानसभा के चुनाव में उनके वैसे ही वोट 40% और 39% वोट आए बीजेपी को। महाराष्ट्र में भी कोई ज्यादा बदल होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में 180 सीटें यह महाविकास आघाड़ी की आई थी और करीबन 104-105 सीटें यह महायुति इतना ही रहेगा। और मुझे लगता है कि लोग विश्वासघात की राजनीति को अलाउ करते हैं या लोग उद्धव ठाकरे की जो 2.5 साल की सरकार थी उस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन हमने हरियाणा से बहुत कुछ सीख लिया सुचरिता जी। नेता लोग अपने चमचों को टिकट ना दे और कांग्रेस अपने अहंकार में ना रहे। विपक्ष की जो इंडिया अलायंस की जो अलग पार्टियां हैं उनको साथ लेके चले, ये बात तो हमने तय कर ली है और हमने सीख लिया है। महाराष्ट्र के अंदर इतना क्या, हम सीपीआई, सीपीएम, पीडब्ल्यूपी और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी एकोमोडेट करने जा रहे हैं और एक इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के रूप में मुझे लगता है क्लियर कट स्वीप करेगा। और जितना भी सिद्धार्थ जी आपने आरोप लगाए, जनता तय करेगी कि उद्धव ठाकरे से ही थे या बीजेपी का ये तंत्र, धन शक्ति का तंत्र ठीक था। अभी तो महाराष्ट्र में बीजेपी की किरकिरी बहुत हो रही है। एक तो शिवाजी का पुतला टूट गया और एक महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र में जो तस्वीर आ रही है अभी ऐसा लग रहा है कोई नहीं जानता है। आनंद जी, मैं आपसे एक बार पूछ रही हूँ, महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देख लिए हैं, अब जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, उनमें देवेंद्र फडणवीस को देखा, फिर उद्धव ठाकरे को देखा, फिर अब एकनाथ शिंदे हैं। अब इस बार जैसा मैंने कहा अभी कि ये एक रियल लिटमस टेस्ट है, क्योंकि वो वोट शेयर कहां जाएगा ये किसी को नहीं पता है। शरद पवार की पार्टी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई है और इलेक्शन कमीशन ने सिंबल भी उन्हें दे दिया है। अब ऐसे में इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, आपको क्या लग रहा है? ग्राउंड पर गणित क्या बैठा है इस वक्त? आनंद जी। सुचरिता जी, मुझे लगता है कि किशोर जी जो बात कर रहे थे उसमें बहुत दम है और उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कांग्रेस ने अभी तक अपना अहंकार छोड़ा नहीं है। तो जब चुनाव की घोषणा हो जाए और उस दिन घटक दल के लोग ये कहें कि कांग्रेस को अहंकार छोड़ना पड़ेगा अपने साथी दल को, तो मुझे लगता है कि संकेत मिल जाते हैं कि गठबंधन में क्या चल रहा है। तो अभी किशोर तिवारी बहुत सधे हुए राजनेता हैं, पुराने स्वयंसेवक हैं, इसलिए इनको पता है कि कहां सच्चाई बोलनी है और कहां किस प्रकार से बोलना है। रही बात जो आपने प्रश्न पूछा कि ये भी फैसला हो जाए कि आदरणीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे का विरासत किनके पास है, इसके साथ साथ ये भी फैसला हो जाएगा इस बार कि बाला साहब ठाकरे ने किस दल को अपना समर्थन दिया था और किस दल ने उनका साथ निभाया और उनके किस वारिस ने वो बाला साहब के समझौते को तोड़कर अलग गए। ये फैसला भी होना है इस बार के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि और जिस प्रकार से वोट शेयर है, अभी वो कह रहे थे कि वोट शेयर उतना ही रहने वाला है। किशोर तिवारी की बात से ही मैं सूत्र निकाल रहा हूं। उन्होंने तो अगर बीजेपी को 25-26% वोट शेयर रहते हैं, इंटैक्ट रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी जो है इस बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में बनने जा रही है।
तो अभी जिस प्रकार से बीजेपी ने वहां पर मैदान मतलब ग्राउंड में काम किया जरा है, मैं बात कर मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ संवेदनाएं अगर होती तो लोकसभा चुनाव में वो दिखाई देता। वो संवेदना की हवा थोड़ी ज्यादा है और संवेदना उस स्तर पर उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे जी का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रह रहा है अभी। वो कितना कर पाएंगे इस चुनाव में, मुझे इसमें संदेह है। मैं आ रही हूं एक बार आपके पास किशोर जी, क्योंकि इसमें आज बड़ी एक वाइड स्पेक्ट्रम चर्चा है, क्योंकि 2 राज्यों में तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, वहीं उपचुनाव यूपी में होने। अब यूपी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम रोज यूपी से खबरें आ रही हैं। अभी बहराइच का मामला चल ही रहा है, हम जानते हैं वहां पर किस तरह से घटना घटी। यूपी में वरुण जी अगर आपके पास आऊं, और तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर तो नामों के ऐलान कर दिए, वहां मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव हो नहीं रहा अभी, तो यानी कि 3 सीटें बची, उनमें से 3 में आप कांग्रेस को कोई सीटें दे रहे हैं या उन पर भी समाजवादी पार्टी ही रहेगी? अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला होगा ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि समाजवादी कितने पे लड़ रही है और वो कितने पे लड़ रहे हैं जो बची हुई सीटें हैं। आप कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या एक विमर्श है कि योगी आदित्यनाथ के सामने राहुल गांधी को आगे ना करके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का ही चेहरा रखना चाहती है, क्योंकि वहां पर वो अपने लिए जीत का मार्जिन देखती। देखिए, पहली बात तो ये है कि यूपी में राहुल गांधी फैक्टर तो है नहीं। यूपी में अखिलेश जी है तो अखिलेश जी का ही चेहरा लेकर वहां पे लड़ाई की जाएगी। अब अगर क्या नाम है, कर्नाटक में अखिलेश जी का चेहरा लेकर लड़ाई की जाएगी तो फिर काम नहीं चलेगा ना। वहां तो कांग्रेस है तो कांग्रेस का फैक्टर रहेगा। तो जहां जो पार्टी मजबूत है और जिनको जो अलायंस है उसको ही फैक्टर लेकर चलेंगे, उसके नेतृत्व को ही आगे करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। नहीं तो आप तो सीधे सीधे खारिज करें, यूपी में तो है ही नहीं राहुल गांधी फैक्टर, तो हम उनका चेहरा आगे कर देंगे तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो सीधे कह रहे हैं भाई। वरुण जी, सुचारिता जी, लोकतंत्र की बात हो रही है, चुनाव का आधार, लोकतंत्र का आधार ही चुनाव है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मजबूत करनी है, विश्वसनीय बनानी थी, तो चुनाव आयोग को आज ये घोषणा करनी चाहिए थी कि दोनों राज्यों में 25% सीटें बैलेट पेपर से कराएंगे, तो जो अविश्वसनीयता लोगों के दिमाग में आ रही है वो दूर होती। दूसरी बात, बार कांग्रेस फिर आप वही राग लेकर आ गए, क्यों भाई? बैलेट पेपर से आ गए। जनता अगर 5 बैलेट पेपर वाला राग क्यों है? नहीं, जनता विश्वास नहीं करती तो आप क्यों नहीं करो? लोकतंत्र का मतलब यही है। अगर एक आदमी को भी विश्वास नहीं है तो आपको तो वहां पर भी ईवीएम थी कि नहीं थी? मैंने ईवीएम, अभी आपकी सीटें 99 हुई कांग्रेस की, तो ईवीएम थी कि नहीं? हाँ, मैंने ईवीएम की बात नहीं की, विश्वसनीयता की बात की। बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं सब। लोकतंत्र में अगर एक आदमी को विश्वास, कौन दुहाई दे रहा है? दुहाई कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा कौन दुहाई दे रहा है? सिद्धार्थ यादव जी ने कहा हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, उसी की बात कह रहा हूं। अगर लोगों को विश्वास नहीं, अगर विपक्षी पार्टी को किसी को विश्वास नहीं है और आप अगर उसको 25% बैलेट पेपर से करा देते तो लोगों में वो विश्वास भी, जो अंधेरा है वो दूर हो जाता। नहीं, लोगों में है क्या ये अंधेरा? मेरा सवाल भाई, कांग्रेस के अगर विधायक कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, सबसे बड़ी पार्टी कह रही है देश की। आज तो आपके नेता ने वो पेजर वाली बात भी कह दी है, राशिद अल्वी साहब ने, वो भी चल रही है वायरल के भाई लोकतंत्र है। सुचारिता जी, अगर डिबेट में 8 आदमी बैठे हैं तो 8 को अपने अपने विचार रखने का हक है। आप देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी कोई चीज पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है तो चुनाव आयोग को आज 25% बैलेट पेपर से करा देते, 20% करा देते, तो क्या दिक्कत आ रही थी? ये हट धर्मिता लोकतंत्र में चुनाव आयोग को शोभा नहीं दी थी। पहले तो बात बताइए, चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है जो सवाल उठा रही है? कांग्रेस के बगैर देश में है। आप अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मान के बैठे हुए हैं। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम सवाल उठा रहे हैं। के पास भी कांग्रेस। सिद्धार्थ जी से जवाब लेती हूँ। आपने जिस तरह सवाल उठाया, मुझे हैरानी है। आज जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था सिद्धार्थ जी, उससे पहले भी ये कांग्रेस की तरफ से सवाल आया कि भाई ईवीएम में अगर घपला ना हो तो हम चुनाव हमारी सरकार बनेगी। तो ये वाला जो सवाल है ये आज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आ गया। देखिए सुचरिता जी, मैं 2 बात आपके शो पे दिखाना चाहता हूँ। मैंने तो कहा नहीं, इनके 2 घटक दलों ने क्या क्या कहा। पहले घटक दल ने, महाराष्ट्र के घटक दल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी अहंकारी है। यूपी के घटक दल समाजवादी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी तो कोई फैक्टर ही नहीं है। और उसके बाद जब ये लोग मानते हैं, आपस में इनका इंडी गठबंधन मानता है,
एक दूसरे को ये गाली गलौज करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम चुनाव इसलिए हारे क्योंकि ईवीएम का ऐसे था। मैं पूछता हूं सुचरिता जी, और एक बहुत गंभीर बात आज आपके शो पे पूछता हूं, एक बहुत गंभीर बात आपके शो पे पूछता हूं। आप मुझे ये बताइए, आज से पहले 122 बार जो कारण बताए गए थे कि हमको ये शंका है, वो शंकाएं कहां चली गई? ये नई शंका कहां से आ जाती है? हर चुनाव से पहले ये शंका जम्मू कश्मीर में नहीं आई, ये शंका हरियाणा में आ गई। ये जिस हरियाणा के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी आपस में लगी हुई थी एक दूसरे को हराने में, समाजवादी पार्टी को अपने घर में बुलाया और फिर बेइज्जत करके बाहर भेज दिया, एक भी सीट नहीं दी। आम आदमी पार्टी को बुलाया और फिर भेज दिया, वहां पर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। और वरुण जी, कहना बहुत आसान है कि अगर एक भी आदमी को लगेगा कि अगर हमको शंका है तो हमारे हिसाब से चुनाव करवाओ, कल को तो आप कहने लग जाएंगे हमें तो चुनाव होने में ही शंका है, राहुल गांधी को वैसे ही डिक्लेयर कर दो। ऐसे देश नहीं चलता है। देश की जनता इस व्यवस्था में विश्वास रखती है। अगर आपकी शंका है तो आपके शंका का सम्मान होगा, पर शंकाएं बदल कैसे जाती हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। ये नई नई शंका कहां से आती है? सुचरिता जी, ये भी तो पूछिए। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर 37 सीटें अखिलेश जी की आई इस बार के चुनावों में, तो वो ईवीएम से ही आई है। भाई लारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप नहीं आई। अगर वहां 99 सीटें कांग्रेस की आई वरुण जी, तो वहां पर भी ईवीएम था। आप या तो खारिज कर दिया करिए, या तो आप कहिए ये हमारे नतीजे है ही नहीं, या फिर बार बार सवाल उठाना बंद करिए। भाई ये तो बहुत, ये जिस तरह से बार बार सवाल उठाते, उससे ऐसा लगता है कि द जोक इज ऑन यू। आप लोग चुनाव में भी आ जाते हैं, आप चुनाव जब जीत जाते हैं तो अपना भी ले लेते हैं, और जब हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पे सवाल भी उठा देते हैं। मैं एक 10 सेकंड बोल दूं? हाँ बोलिए 10 सेकंड बोलिए। है ना कि कोई सवाल ही नहीं उठाए, ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, राजनीतिक व्यवस्था। ये कोई नहीं कह रहा सवाल मत उठाइए, लेकिन सवाल उठाइए, रोज उठाइए वरुण जी। सवाल कैसे बदल जाएगा? अरे सवाल कैसे पहले सवाल उठाया था, उसका क्या प्रॉब्लम थी भाई? बैलेट पेपर से कांग्रेस छोड़, कई लोगों के मन में शंका है। अरे आपको क्या दिक्कत है? के पास जा रही है भाई, क्यों नहीं करा सकते बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा सकते? देखिए, एक बड़ा समाधान हो जाए। एक बहुत पहले, और मैं ईवीएम की लड़ाई में फिर से इसको शुरुआत डिबेट में नहीं करना चाहती, क्योंकि आज तो हम आने वाले विधानसभा के नतीजों पर बात करेंगे कि कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लेकिन ईवीएम पर तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दिया था, उस समय कोई नहीं गया। पर टीवी डिबेट्स पर हर कोई ईवीएम पर सवाल उठाता और शंकाएं बढ़ रही हैं। अब वही हरियाणा की चुनाव अगर वरुण जी आपकी पार्टी जीत जाती तो ये ईवीएम वाले राग नहीं होता, लेकिन वो जीतती जीतती बाजी आप हार गए, तो अब ईवीएम वाला राग फिर से हो रहा है। एक बार मैं तनुज जी के पास जाऊंगी। तनुज जी, आपको भी कोई शंका है? आप लोगों की पार्टी सरकार बना गई 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर, लेकिन तब ये वाला राग नहीं था। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? चंपई सोरेन आपके साथ छोड़कर पाला बदल चुके हैं। देखिए, कई लोग छोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय हेमंत सोरेन जी ने 2019 के अंदर में शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, तब से सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, और गिराते गिराते वो खुद इतना गिर गए कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक बिना किसी आरोप के जेल में बंद रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में 5 ट्राइबल सीट्स पर करारी हार हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी जितने मतों से जीते हैं, उससे ज्यादा मतों से हमारे सांसद जीते। और आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, हेमंत सोरेन जी ने। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि झारखंड भाजपा के अंदर में कोई नेता नहीं है। उनसे अगर पूछा जाएगा तो एक चेहरा नहीं है जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन जी के सामने खड़ा हो। और हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है उनका। वो पहले ही बाजी हार चुके हैं। झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अरे चेहरा नहीं है, ये जो चेहरा आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, ये चेहरा चुनौती दे सकता है बीजेपी की तरफ से? चंपई सोरेन की बात कर रही हूं मैं, उनका चेहरा नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी पार्टी के चेहरा थे, लेकिन अब तो उनके साथ है। हाँ, नहीं, कोई चुनौती नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अगर ये भी चेहरा है तो चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा जब आपकी बात होगी, अभी नहीं, आने वाले समय में जब नेताओं से बात हो, उनसे पूछिएगा कि कौन है आपका मुख्यमंत्री का चेहरा, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। अरे एक मोदी जी को कितना परेशान कीजिएगा नगर निकाय के चुनावों में, छात्र संघों के चुनावों में। भाई सिद्धार्थ जी बता दीजिए, चेहरा आपका है नहीं, एक आपने इंपोर्ट किया उनका चंपई सोरेन, वो ये कह रहे हैं आपके पास चेहरा नहीं है। देखिए सुचरिता जी, हमारा चेहरा तो कमल का फूल है,
और यही कमल का फूल देश में तीसरी बार अपनी सरकार बना चुका है। यही कमल का फूल एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में अपनी सरकारें बनाता जाता है। यही कमल का फूल वो है जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक, जिस पर देश की जनता भरोसा देती है। और यही कमल का फूल वो है जो इस भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने जा रहा है। इसलिए अहंकार मत रखिए, ये चेहरों का, परिवारों का, इनका अहंकार मत रखिए। कौन करेगा हेमंत सोरेन के परिवार का सामना? कौन करेगा? हेमंत सोरेन के आगे टिकने वाला कोई नहीं है। ये कमल का फूल और झारखंड की जनता टिकेगी। और ये जब जनता आती है तो कुर्सियां बड़ों बड़ों की खाली करवा देती है। इसलिए अपने इस अहंकार को कहीं छोड़ करके आइएगा। ये लोकतंत्र का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी। परिणाम जब आएंगे तब आप अपने इस चेहरे को देखिएगा और उसको धोइएगा और उस चेहरे को धो करके याद करिएगा कि क्या गलत आपने किया झारखंड के साथ, तब आपके जाकर के परिणाम। देखिए, झारखंड पर मैं एक बड़ी खबर बता दूं। झारखंड को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो झारखंड को लेकर जो नाम है उनकी लिस्ट फाइनल होनी है और उसी को लेकर थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। तो ये झारखंड के समीकरण। अब कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई है। अनंत जी, आपको लग रहा है इस वक्त कॉन्फिडेंस बीजेपी का है? क्योंकि हरियाणा में जो हुआ है उसके बाद बहुत से तो बीजेपी के नेता भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, वहां जीत हो गई। और अब उसका जो इम्पैक्ट है, आपको लगता है वो महाराष्ट्र में और झारखंड में? क्योंकि मैं वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रही थी, वो ये कह रहे थे कि बहुतों को लगा नहीं, बीजेपी में खुद को नहीं लग रहा था, लेकिन ये समीकरण ऐसा बदला है कि इससे महाराष्ट्र में इन्हें बूस्ट मिलने वाला है। ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती लोकसभा चुनाव के समय की थी, संगठन और नेता का जो एक डिस्कनेक्ट था, उसको हरियाणा चुनाव में इन्होंने ठीक कर लिया। और अब उसी फॉर्मूले पर वो वहां भी चलेंगे। जिस प्रकार से संघ के लोगों ने लग के हरियाणा में काम किया, उसी प्रकार से महाराष्ट्र और खासतौर पे झारखंड में संघ और संघ के जो समविचारी संगठन है उनका बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि संगठन और सरकार का चेहरा दोनों मिलकर काम करेंगे और ये फॉर्मूला इनका हरियाणा में काम आया था। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा जी के एक बयान से थोड़ा भ्रम फैला था, वो सारी चीजों को दूर करते हुए मुझे लगता है, और जो नैरेटिव एक पक्ष में बन गया था 99 सीट जीतने के बाद, उस नैरेटिव पर भी हरियाणा के परिणाम ने ब्रेक लगाया है। और इसी नैरेटिव के आधार पर बीजेपी का टेम्पो इस वक्त बहुत हाई है। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि दो बहुत बड़े जो संगठक हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में लगे हैं। एक भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में बहुत साइलेंटली पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है। और इधर हिमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की टीम यहाँ काम कर रही है और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी झारखंड में काम कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के काम में लगे हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं कि संगठन स्तर पर काम हो रहा है, मैं एक बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखना चाह रही हूं, क्योंकि यूपी में पिछले कुछ समय से इतने मुद्दे रहे और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जिस तरह से 37 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी लोकसभा में आई, उसके बाद कह दिया है और अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि भाई द वॉर इज ऑन, यानी कि ये युद्ध अभी बाकी है और उसमें हम जीत कर दिखाएंगे। वो 37 को इसमें 80 में बदलना चाहते हैं। और यूपी उपचुनावों के लिए वो 10 में से 10 की बात कर रहे थे, अब तो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन यूपी में सिद्धार्थ जी, आपसे पूछ रही हूं, जाति का शोर भी रहा है, आप जानते हैं, बुलडोजर का मुद्दा भी रहा है, एनकाउंटर का भी मुद्दा रहा है। ये सब जिन पर योगी आदित्यनाथ एक तरह से इन एक्शन दिखे, उन सब पर अखिलेश यादव ने हमला भी किया है। आपको लगता है इसका फायदा नुकसान? सिद्धार्थ जी, देखिए सुचरिता जी, अखिलेश यादव क्यों हमला करते हैं ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वो हमला भी बड़ा सेलेक्टिव करते हैं,
क्योंकि जिनकी पूरी आधारशिला ही एक समाज को जाति में बांटने की हो, वो अपराधियों में भी जाति देखते हैं, वो एक्शन में भी जाति देखते हैं, हर चीज में देखते हैं। अगर वो सब चीजों पर बोलते होते तो बात अलग थी, तो कोई प्रिंसिपल और फंडामेंटल की बात की जा सकती थी। पर चूंकि उनका आधार ही कुछ और है, तो ये तो प्रदेश की जनता समझती है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सुशासन की यात्रा उत्तर प्रदेश ने देखी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक प्रतिज्ञा देखी है प्रदेश की सरकार की, और जिस प्रकार से बदलती हुई तस्वीर देखी है, उसका उपचुनाव में जनता अपना मत के साथ समर्थन करेगी और भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव की सीटों पर बहुत भारी मतों से जीत करके आएगी। ये जो राग हरियाणा में फेल हुआ सुचारिता जी, ये जो विभाजन करने की नीति हरियाणा में फेल हुई, ये उत्तर प्रदेश में भी लंबी नहीं चलने वाली। हरियाणा और उत्तर प्रदेश बड़े पास के राज्य हैं, मिजाज भी लगभग बराबर सा है। ये मिजाज तो अब इनको उत्तर प्रदेश की जनता भी इस उपचुनाव में दिखा, यानी कि लारी जी वो कह रहे हैं जो बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन है वो हिट हो गई है। अब हरियाणा में उन्होंने बार बार ये संदेश दिया और वहां पर जाति जाति का शोर नहीं पहुंचा, तो जाट नॉन जाट एक हुए। तो यहाँ यूपी में भी जो जाति जाति वाली बात कहते जा रहे हैं अखिलेश जी, वो हिट नहीं होने वाली है, वो ये कह रहे हैं। मैडम एक चीज आपने देखी है ना कि बिल्ली को ख्वाब में हमेशा छीछड़े नजर आते हैं, वही हाल इनका है। इस समय एक जगह इनको छीछड़ा मिल गया तो ये समझ रहे कि हम हर जगह वही छीछड़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ का सिस्टम दूसरा है, यहाँ पे मामले दूसरे हैं, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दूसरी है, यहाँ पे जुल्म और सितम की चीजें दूसरी हैं। यहाँ पे इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, सबको परेशान किया है। व्यापारी परेशान है, चाहे क्या नाम है माइनॉरिटी हो वो परेशान है, चाहे ओबीसीज हो, एससी एसटी हो, सब परेशान है और बहुत अच्छे ढंग से परेशान है। यहाँ पे आप आइए तो आपको रात में वसूली करते हुए पुलिस वाले भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आप आइए तो रात में वसूली करते हुए आरटीओ भी मिल जाएगा। जीएसटी वाले कैसे घुस के परेशान करते हैं, कैसे क्या नाम है व्यापारी का हार्ट फेल तक हो जाता है। आप आइए, आकर एक बार देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सिद्धार्थ जी भी यही है, हम भी यही है, जहां तक मुझे उम्मीद है। ये कब से हो रहा है? जहां तक मुझे उम्मीद है कुछ दिनों में रिजल्ट, जहां तक मुझे उम्मीद है कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा तो हम लोग बैठकर फिर से एक बार बात कर लेंगे। नहीं, आप ये जो बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बदहाल है और वहां वसूली हर जगह हो रही है, कब से हो रहा है? मेरा सवाल ये था। मैडम इस चीज की बढ़ोतरी बहुत समय से हो गई है, 7-8 साल हो गया है। 7-8 साल हो गया, तो 7-8 साल हो गए हैं लारी जी, लेकिन फिर भी बीजेपी को चुन रही है यूपी की जनता। अब वहां योगी आदित्यनाथ फिर से आ गए। मैडम इधर जो ज्यादा वसूली 2-2.5 साल से बहुत, अच्छा 2-2.5 साल से ज्यादा हो गई। और जो परेशानियां हुई हैं वो परेशानियां भी अभी देखने को मिल रही हैं। लारी जी देखिए तो लारी जी अब देखिए, अब आपने बोला 7-8 साल, फिर बीजेपी के रिटर्न की बात हुई तो आपने कहा चलिए 2-2.5 साल से ज्यादा हो गई है। तो अब आप ये मान रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में इतनी अति हो जाएगी कि आप लोग आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी आ रही है? मैं इनके जुल्म की बात कर रहा हूं कि 7-8 साल से जुल्म चल रहा है, 2.5 साल से जुल्म की इंतहा हो गई। उसका रिजल्ट है कि आप देख लीजिए एमपी के चुनाव में क्या हुआ यूपी में। हाँ। अभी आप देख लीजिए मिल्कीपुर। ठीक है, अब अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं बताइए मिल्कीपुर की सीट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। मिल्कीपुर पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा बताइए भाई, आप हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए मिल्कीपुर पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? मैं ये जो चीज बोल रहे हैं लारी जी, मैं अनंत जी आपके पास आ रही हूँ। इंपॉर्टेंट ये है, उन्होंने कहा कि ये जो इंतहा हो रही है बकौल लारी जी, उसका नतीजा है कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिली। आपको लग रहा है कि वो जो इम्पैक्ट है, वो जो 43 सीटें मिली है समाजवादी पार्टी को। अच्छा ठीक है 43 मान लीजिए आप, वो जो गठबंधन को मिल गई। अब मुझे ये बताइए कि वो उसका प्रभाव क्या इन उपचुनावों पर पड़ेगा? सुचरिता जी, पहले तो एक भ्रांति इनकी दूर कर दूं। ये कह रहे हैं मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा। जो भी विधानसभा क्षेत्र इलेक्शन पिटीशन के अंदर है, उन स्थानों पर चुनाव नहीं हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बहुत स्पेसिफिकली मिल्कीपुर के बारे में ये उत्तर दिया, इसलिए ये भ्रांति न फैलाएं कि मिल्कीपुर फैजाबाद के चुनाव नतीजों से प्रभावित होकर चुनाव आयोग को प्रभावित करके नहीं करवाया जा रहा। इस तरह के दुष्प्रचार से बचना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया। दूसरी
बात जो आपने पूछा कि इसका क्या असर इस पर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब हर लेवल पर लोग सतर्क हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ को भी पता चल गया है कि अब किस तरीके से चुनाव में जो भीतराघात हुए या जिस प्रकार से अफसरों ने कुछ गड़बड़ियां की और जिस प्रकार से संगठन को साथ लेकर उनको चलना है, मुझे लगता है कि संगठन और सरकार इस बार चुनाव में साथ जा रहे थे और साथ जाने के परिणाम मुझे लगता है कि दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव की गलतियों पर गहन मंथन बीजेपी में हुआ। बीजेपी और संघ के लोगों ने मिलकर इस जो भी कठिनाइयां थी उसको दूर किया और लगातार इन दोनों संगठनों के बीच बैठकें हो रही हैं। जो बात आपने तो कही, मुझे नहीं लगता कि इसका असर पड़ेगा। एग्जैक्टली और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। देखिए लारी जी तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी बात जिक्र मत करिए, कांग्रेस की मिलाकर बात करिए। लेकिन मैं वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने ये भी साथ साथ, अब अगर उनकी ये वाली बात माननी है, ये ईवीएम की तरह ना हो जाए, एक बात मानो दूसरी मत मानो, अगर उनकी ये वाली बात माननी है तो ये भी मानिए कि राहुल गांधी नो फैक्टर इन यूपी है। अब उनका फैक्टर झारखंड और महाराष्ट्र में कितना चलेगा ये आप बता दीजिए। सुचारिता जी, राहुल गांधी फैक्टर पूरे देश का है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी हो सारी डिबेटें और राहुल गांधी पे ही केंद्रित रहती हैं, पूरे देश की डिबेट। आज भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है तो उनका असर कैसे नहीं, जिसका राष्ट्रीय स्वरूप होगा वो तो सब जगह ही चलेगा। तो इसलिए ये चर्चा करना बेमानी है। और जहां तक बार बार कांग्रेस अहंकारी, तो अभी अनंत विजय जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कितनी अहंकारी भारतीय जनता पार्टी थी कि संघ को भी अलग कर दिया था, अलूफ कर दिया था, इसलिए सीटें कमाई। मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी कहाँ चली गई? वो कह रहे हैं, ये बात आप लारी जी को बताइए। करता है उसमें होता है, हम करता है उसमें अहंकार थोड़ी होता है। तो आज मोदी जी बोले मोदी जी गारंटी जीतेंगे वो सारे चुनाव, बोले मोदी जी, ये तो संघ वापस हो गया। अनंत विजय जी बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहे हैं। दो फैक्टर से हरियाणा में एक तो टिकट कांग्रेस के खराब रहे, अहंकार नहीं किया, क्योंकि दूसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया था राहुल गांधी ने, तो अहंकार कांग्रेस में नहीं। अब देखिए जुड़ गया, इससे बीजेपी को फायदा हुआ। अगर वापस मोदी की गारंटी करोगे, मैं करोगे, 240 आई जैसे इनकी 40 पे पहुंचेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने की ईवीएम कारण नहीं था ना, सही हुई जो किशोर तिवारी जी डिसाइड करिए वरुण जी, वो टिकटिंग जो है ना, टिकटिंग अगर विपक्ष ने सही करी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, टिकटिंग और चेहरा भी ना, आप ये बोल रहे हैं कि यूपी में राहुल गांधी चेहरा है, लारी साहब खुलकर कह रहे हैं यहाँ पर योगी राहुल गांधी फैक्टर नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय चेहरा है, राष्ट्रीय चेहरा है, राज्यों में कोई उनकी वक़्त नहीं है। नहीं, किसने कहा राष्ट्रीय चेहरा है, लेकिन राज्यों में कोई उन्हें पूछ नहीं रहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में सबने देखा है, वक्त कैसे नहीं। अच्छा अब सुनिए मेरी बात। उसी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई चेहरे को अनाउंस करिए आप, हरियाणा जैसा हाल ना हो जाए। तो यहाँ पर किशोर तिवारी बैठे हुए हैं। किशोर जी जरा बताइए कि किसके चेहरे पर वोट पड़ेगा वहां पर? आप लोग कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे खुद कह चुके हैं, संजय राउत कई बार कह रहे हैं कि भाई सीएम फेस अनाउंस करिए। पिताजी, मैं बताता हूं, जब राष्ट्रीय चुनाव थे तो हमने कहा विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी रहेंगे, भारत के आने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी रहेंगे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, यही चेहरा रहना चाहिए। अगर ये जिले जिले के नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे तो हरियाणा होने को देर नहीं लगेगी। मैं बता रहा हूँ हरियाणा में क्या हुआ सुचिता जी, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। हाँ, एक तो परिवारवाद ज्यादा नहीं चाहिए, चमचों को ज्यादा टिकट नहीं देनी चाहिए और टिकटें बेचना नहीं। परिवारवाद ज्यादा नहीं चाहिए मतलब क्या? थोड़ा चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए, नमक थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा ना हो जाए। चलेगा। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, सिद्धार्थ जी तुम्हारे पार्टी में भी है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, हर नेता चाहता है कि उसका बेटा ही बने। हाँ, वो नहीं बने तो बेटा बने, और नहीं तो अपने चमचे बने, या फिर उसके गुट के लोग बने तो सीएम बनने के लिए उसको ग्रुप मिल जाए। भाई किशोर जी, आपने जहां आप वार कर रहे हैं उसी मामले को लेकर तो एकनाथ शिंदे अलग हो गए और पार्टी बना ली उन्होंने कहा हम असली शिवसेना है, क्योंकि उन्होंने कहा परिवारवाद नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत हम हैं, हम उसे आगे लेकर जा रहे हैं। तो देखिए, जब हमला वहां करेंगे तो आप पर भी होगा। एक मिनट में बता रहा हूँ सुचिता जी। हाँ, ईडी सीबीआई के पैसे से सब लोग गए। हमने अगर विचारधारा छोड़ी थी तो जनता हमें नकारेगी ना। हाँ। हम सत्ता में जा रहे हैं,
सत्ता के राजकारण में जा रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, लोग अपने विवेक से मतदान करेंगे, लेकिन मैं लपेटा लपेटी करके नहीं बोलूंगा। महाराष्ट्र का चुनाव का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के अंदर नहीं रहता है, तो लोगों में मैसेज गलत जाएगा। वैसे ही चलिए, ये बात आपको अपनी सहयोगी को समझानी पड़ेगी, ये बात आपको कांग्रेस पार्टी को समझानी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां से नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। सीधी बात ये है कि अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले तनुज जी कह रहे थे कि झारखंड में चेहरा दीजिए, महाराष्ट्र में तो चेहरा है, कई चेहरे हैं, लेकिन तब भी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये डिसाइड करिए आप लोग, आप कांग्रेस पार्टी को समझाइए, क्योंकि चुनाव का बिगुल तो बच गया है, वोटिंग होनी है कुछ दिनों में, और वो वोटिंग तय करेगी कि वाकई में महाराष्ट्र की विरासत किसके हाथों में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।